अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सना अदनान। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हेल्थ सोल्यूशन ऐप जिसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हेल्थ की सर्विसेज हमने आसान से आसान तर बनानी है और इसी ऐप के थ्रू हम ऑनलाइन फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहे हैं। वैसे तो हम डिफरेंट सेगमेंट पे बात करते हैं जिसमें हेल्थ से रिलेटेड उनकी जर्नल फिजिशियन की कंसल्टेंसी होती है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो एक रेनाउंड डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर साकिब महनाज। उनसे हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के हवाले से, दांतों के जो आम मसले होते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं दांतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साकिब, आप अपने बारे में बताइए कुछ। अच्छा, मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा नाम डॉक्टर साकिब महनाज है और पिछले 11-12 साल से मैं डेंटिस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और कराची में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करता हूँ एज अ कंसल्टेंट डेंटिस्ट। इसके अलावा तदरीस से और डेंटल रिसर्च से भी मेरा ताल्लुक़ है और मैं डॉ यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ दीगर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहा हूँ और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करता रहता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो ये सेगमेंट है, जो टॉपिक है, डेंटिस्ट के पास हमारे पास लोग जब तक नहीं जाते जब तक उनका वो मसला जो है एक्सट्रीम पे नहीं चला जाता। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हमें लोगों को ये बताना है कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद हमें कोई बीमारी ना भी हो दांतों की तो भी हमें विज़िट करना चाहिए। तो इस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। उस पर डिफरेंट मसले हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हैं, डेंटल केरीज हैं। तो इन टॉपिक को आप हाईलाइट करें और इनको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ठीक है डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम पॉइंट के ऊपर लोगों की जो है अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे यही सबसे बड़ा मसला है। लोग अगर वक्त पे रुजू करें और रूटीन में डेंटल चेकअप कराते रहें, डेंटिस्ट को जाते रहें, हर 3 महीने के बाद सारी की सारी जो पर्टिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेंटिस्ट्री की, जैसे अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, इवन WHO की गाइडलाइंस हैं, वो ये कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद आपको डेंटिस्ट के बाद जाके चेकअप करवाना चाहिए कि कोई ख़राबी पैदा तो नहीं हो रही। बिल्कुल। और हर 6 महीने के बाद दांतों की सफाई करवानी चाहिए। हमारे यहाँ इतनी मीडिया का बूम होने के बावजूद भी, इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद भी आज तक भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए और इसके ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई। तो दिस इज़ वेरी वैलिड एंड दिस इज़ वेरी राइट फ्रॉम यू। बिल्कुल, जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, हमने देखा है कि बच्चों में भी और बड़ों में भी दांतों में से खून आना एक बहुत आम सी बात है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, दांतों के कौन से इतने जर्नल मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए? अच्छा, आमतौर पे जो हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं ना, जो जर्नल पब्लिक होती है, उनके 2 ही बड़े मसले होते हैं। या तो मसूड़े ख़राब होना या दांतों में कैविटीज़ होना। बिल्कुल। दांतों में खोड़, खड्डा, कीड़ा लग जाना। दांत 2 तरह से ही लोगों के ज़ाया हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं या टूथ लॉस हो सकता है। दांत निकलने की 2 अहम वजह हो सकती हैं। या तो दांत में बहुत कीड़ा लग जाए और बहुत ज़्यादा दांत ख़राब हो जाए, या दांत का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहली चादर जो है वो मसूड़ा है या जिनको हम गम्स कहते हैं, और जब वो ख़राब होगा तो वो मज़ीद दांत को भी और दांत को सपोर्ट करने वाली हड्डी को भी ख़राब करेगा। तो इसमें ऐसा होगा कि दांत हिलने के बायस निकालना पड़ जाएगा। तो ये 2 अहम चीज़ें, कैविटीज़ होना या गम डिजीज़ होना, जिनकी बायस हमारे पास आम तौर पे मरीज़ आते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा लेकिन वो कम पॉपुलेशन का है और उन्हीं के साथ है जो इसकी तरफ राग़िब ज़्यादा है, जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल है। इसमें फिर हम आगे चल के तफसीली बात बिल्कुल। तो अभी हम देखते हैं कि लोगों को वैसे ही ब्लीडिंग हो गई गम्स में से, या ठंडा गर्म जो लगता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ब्लीडिंग गम्स होने की सबसे बड़ी और अहम वजह हाइजीन नाक़िस होनी है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स अपनी ब्रशिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो एक तो हमें उनको ये बताना है कि सही तरीका क्या है ब्रश करने का। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैल टाटर जमा हो रही है दांतों के ऊपर और गम्स के ऊपर तो उसको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ये पेशेंट खुद नहीं कर सकते। बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं भी अगर रोज रेगुलर ब्रश करता हूँ, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ और हर दफ़ा 3-4 मिनट के लिए ब्रश करता हूँ और 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के ब्रश करता हूँ और वाइट टू पिंक ब्रश करता हूँ, यानी कि अपने दांतों से गम्स की तरफ भी ब्रश करता हूँ,
फिर भी मेरे दांतों के बीच में टाटर जमा होती है, ठीक है, और किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के दांतों में भी जमा होती है, तो लोग ऐसा क्या करें? बिल्कुल। लोगों को ऐसी सूरत हाल में जब दांतों पे टाटर जमा हो जाए, डॉक्टर्स को हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए और टीथ क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग का प्रोसीजर करवाना चाहिए। ठीक है। जब ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिले होता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो खराबी आना शुरू होती है, गम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सही है। तो इसको सही तो यही है कि आप स्केलिंग कराएं बर वक्त। टेम्पोरेरीली मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे टूथपेस्ट भी मौजूद हैं जो कि थोड़ा बहुत गम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्लाक को खत्म नहीं करते। हाँ, खत्म नहीं करते, बनने से रोकते नहीं है। और वो टेम्परेली करेंगे जब तक आप 10 दिन 15 दिन मसरूफ होने के बायस, किसी ओकेजन की वजह से, काम से छुट्टी ना मिलने के बायस, या स्कूल यूनिवर्सिटी में इम्तिहान वगैरह या बच्चों के इम्तिहान होने के बायस आप अपना वक्त ना निकाल सकें, तो उस वक्त के लिए आप ये सोल्यूशन ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे नामी ग्रामी ब्रांड्स के टूथपेस्ट लोकल भी और मल्टीनेशनल भी मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जैसे आपने बात की कि ब्रशिंग करने का भी एक होता है कि हमें किस तरह करना चाहिए, थोड़ा सा वो अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें हम इसकी वीडियो अगर चला पाएँ, मॉडिफाइड बास मेथड एक मेथड है जिसको जो कि दुनिया में राइज है, और हम कहते हैं कि ये सबसे बेहतर अब तक मुमकिन तरीक़ेकार है। 3-4 मिनट दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है। एंड प्रिंसिपल इज कि आपने अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रखना है, आपके अपने दांत की सरफेस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे रख के आपने ब्रूमिंग एक्शन में उसको फ्रॉम वाइट सरफेस अपने दांत से गम्स की तरफ ब्रश करना है, ताकि मसूड़ों और दांत के दरमियान भी पॉकेट्स के अंदर जो खाना जमा हो रहा है या टाटर पैदा हो रहा है वो साफ हो सके। और इसको और आप सर्कुलर मोशन के अंदर थोड़े से कर लें तो और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जो लोग इसको और अच्छे से समझना और देखना चाहते हैं वो अगर YouTube पे वीडियो देख लें, या आप भी अगर साथ में चला दें इंशाल्लाह, तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आम लोगों को या हमें भी बिल्कुल नहीं पता होता कि असल तरीका क्या है, तो ये बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के हवाले से, ये क्यों होता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कैरीज या कैविटी, आसान लफ्ज़ में हम इसको खोड़ या खड्डा समझ लेते हैं। मुंह में खोड़ और खड्डा क्यों होता है और इसकी वजह से दांत ख़राब क्यों होते हैं और क्यों निकालने या ठीक कराने पड़ जाते हैं? हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं ये हमारे दांतों के दरमियान कुछ ना कुछ जमा रह जाती है। अगर हम 24 से 48 घंटे के अंदर अच्छे से सफाई ना करें, ब्रशिंग ना करें, या कुछ भी खाने के बाद अच्छे तरीके से रिंस ना करते हों, या मिसवाक का इस्तेमाल ना करते हो। मिसवाक और ब्रशिंग, हमें नहीं पता कि मिसवाक किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है या की जाती थी, उसकी भी कोई स्कूलिंग नहीं है। तो ये खाना जितनी ज़्यादा देर दांतों के दरमियान फंसा रहेगा वो वहाँ गलेगा सड़ेगा। जैसे आपके डस्टबिन के अंदर, किचन के डस्टबिन के अंदर साफ कचरा, आप किचन के डस्टबिन में कोई ऐसी गंदी चीज़ तो डालते नहीं है, यहाँ तो चाय की पत्ती होगी या फ्रूट्स काटेंगे, वेजिटेबल्स काटेंगे उनके, और उसमें आप देखेंगे बदबू और गलन सड़न पैदा होगी। वही अमल ये खाना जो दांतों के दरमियान फंसता है इसमें होता है, और इसमें बैक्टीरियाज अपने टॉक्सिन्स यानी कि तेज़ाब रिलीज़ करते हैं, और ये तेज़ाबी फुजला जो है दांतों को नरम करके तोड़ फोड़ करता है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब दांत नरम हुआ होता है, आप कोई सख्त चीज़ खाते हैं वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होते जाते हैं, और वक्त के साथ साथ ये खोड़ कैविटी डीप होती जाती है, इतनी कि दांत के गूदे तक पहुँच जाती है, और दांत में पेन का सबब या डेंटल पेन जो कि बहुत ही सीवियर होता है, उससे पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर साहब बात करेंगे हम माउथ अल्सर या ओरल अल्सर्स। हमने देखा है कि कुछ लोगों में बहुत अर्ली एज से शिकायत होती है कि ज़बान पे या गम्स पे या माउथ एंगल पे अल्सर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? अच्छा, अल्सरेशंस जो नॉर्मली 1 हफ्ते 10 दिन में 12 दिन में ठीक हो जाती हैं, हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अल्सर अगर हो रहे हैं और जल्दी से ठीक हो रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग सीरियस, ठीक है, एंड देयर इज़ नथिंग वरीसम। लेकिन अगर अल्सर्स 2 महीने या इससे ज़्यादा अरसे से मुंह में मौजूद हैं तो दिस इज़ समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। आपको एक अच्छे डेंटिस्ट के पास, डेंटल सर्जन के पास या ENT सर्जन के पास रुजू करना चाहिए और उनको एग्जामिन करवा के
इन केस देयर इज अ नीड बायोप्सी करवाई जानी चाहिए। ठीक है। सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि बायोप्सी की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नोकदार दांत या ऐसी वजह से या गाल दांतों के दरमियान आने की वजह से ये रिपीटेड अल्सरेशन हो रही होती है। सम ऑफ द टाइम्स विजडम टूथ का ऐसा एंगल होता है कि वो गाल को मुस्तकिल चीर रहा होता है। इस किस्म के अल्सर्स को हम ट्रॉमेटिक अल्सर्स कहते हैं। ये ट्रॉमेटिक अल्सरेशंस के अंदर तो हमें कॉज को सिंपली रिमूव करना होता है, लेकिन जो ज़्यादा अरसे के लिए रह रहे हो उनका कोई कॉज नहीं हो, या इस तो तंबाकू का किसी किस्म का इस्तेमाल हो, या आपकी हेरिडिटरी कॉजेज हो, इनहेरिटेंस में कोई ऐसे फैक्टर्स हों, इसमें कई बार कैंसरस कंडीशंस भी हो सकती हैं। सो 2 महीने से ज़्यादा वाले में बहुत केयरफुल होने की इग्नोर नहीं करना चाहिए और बिल्कुल लेकिन हफ्ते 10 दिन वाले जो होते हैं उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द टाइम्स स्ट्रेस से भी हो जाते हैं, किसी बर्न की वजह से भी हो सकते हैं बच्चों को या लोगों को गरम दूध या गरम चाय पीने अगर लेते हैं तो उनसे भी उससे भी हो जाता है। अच्छा, जैसे रूट कैनाल्स होती हैं तो उसमें भी उसका भी कॉज है कि रूट कैनाल में अगर डेंचर्स का कुछ ऐसा सीमेंटेड है तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं क्या? डेंचर इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस भी होता है। डेंचर्स के नीचे भी अगर डेंचर्स को ना साफ किया जा रहा हो, उसकी हाइजीन को मेंटेन ना किया जा रहा हो और डेंचर इल फिटेड हो, वो सही से मुंह में बैठता नहीं हो और रॉक करता हो या ट्रॉमा करता हो, तो उसकी वजह से भी अल्सरेशंस हो सकती हैं और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। सही है। तो कॉमनली जो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि अगर वैसे ही बन रहे हैं और वैसे खुद से ही ख़त्म हो रहे हैं ओरल अल्सर्स, तो उनके लिए हम क्या एडवाइस करेंगे? क्या ऐसी मेडिसिन लें, कुछ कोई विटामिन सी वाली हम लें, कुछ डाइट या जूसेस ज़्यादा लें या पानी ज़्यादा पिएं? अच्छा, जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है ना वो विटामिन सी का कोई ख़ास या फॉलिक एसिड का कोई ख़ास बहुत ज़्यादा रोल नहीं इसके ऊपर। वरना हमने यही सुना था कि ये 2 चीज़ों का इंटेक अगर आप डाइटरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ाएं तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। ये अभी भी बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट में लिख देते हैं या एज अ प्लेसेबो इफेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें यू हैव टू वेट, और उसको आप थोड़ा सा कोटेड रखें, आप उसके ऊपर थोड़ी सा शहद की कोटिंग कर दें, या मार्केट में कई सारी जेल्स आती हैं, ओरल जेल्स आती हैं, कुछ जलन करती हैं और कुछ जलन नहीं करती, तो ऐसी कोई जेल इस्तेमाल कर दें जिसमें डेकेट्रेन ओरल जेल आती है, वो आप इस्तेमाल कर लें। क्लिनिका जेल भी एक आती है, वो इस्तेमाल कर लें। ये बर्निंग भी नहीं करती छाले के ऊपर। एक बंदा ऑलरेडी छाले से तकलीफ में और उसको दिन में 4-5 दफ़ा आप ऐसी जेल दे दें जिससे मजीद जलन हो, तो बेहतर है कि ठीक है। अच्छा, अभी आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों में 3 साल 4 साल के बाद जैसे टीथिंग का प्रोसेस शुरू होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में दांत काले हो रहे हैं और बहुत अर्ली टूथ डिके हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसको थोड़ा सा हम एड्रेस करें उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, इस किस्म की कंडीशन को वैसे हम लोग कहते हैं रैम्पेंट केरीज, और ये बहुत कॉमनली होती है बॉटल फीडिंग की वजह से। ठीक है। बच्चे दिन भर, कई सारे माओं की कंसर्न ये होती है कि दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं और उन्होंने खाया नहीं है तो वो भूखे हैं, तो उनको रात में कुछ ना कुछ जूस या फीडर के अंदर टॉप फीड या कोई भी चीज़ दे देंगे और वो मुंह में रहेगा। जितनी ज़्यादा देर ये खाना मुंह में रुका रहेगा, अब वो बच्चे नींद में उसको कभी रोक के रखते हैं, कभी सोलो कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा देर रहेगा उतना ज़्यादा मुंह में मौजूद जो पीएच है वो बड़ा रहेगा और वो 5.5 से नीचे रहेगा। वो 5.5 से नीचे रहने का मतलब तेजाबी पीएच में। बिल्कुल। और इसके अंदर जो भी डेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो घुलना शुरू होंगे, गलेंगे, सड़ेंगे, ख़राब होंगे और मुंह में मौजूद स्टेन्स को आसानी से इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जो कलर आता है वो इस वजह से आता है, और दांतों का स्ट्रक्चर ख़राब होना, टूट फूट, झड़ना, उसकी असल सबब यही बन रहा है। तो इसके लिए क्या ऐसी टिप्स हैं, थोड़ा सा एडवाइस करें आप, क्या करना चाहिए कि इस चीज़ को ओवरकम करें? इसके लिए देखिए, पहला रोल तो डाइटिशियंस का है। ठीक है। अच्छे डाइटिशियंस को सीख करना चाहिए। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स में भी अमूमन इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, और पीडियाट्रिशियंस को भी डाइटिशियंस की तरफ रेफर करना चाहिए और उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि किस तरह ड्यूरिंग द डे और जागते हुए बच्चों को डाइट को और नरिश किया जाए। बिल्कुल। ये ज़्यादा मेरे लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लॉस से रिलेटेड, या जैसा देखा है हमने कि लोगों में
टूथपिक डालने का बहुत रिवाज है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या बताएंगे? फ्लॉसिंग से रिलेटेड। फ्लॉस इज ओके। देखिए, आप सबसे अहम ये है कि हम कुछ भी खाएं पिए ना, हमें उसके फ़ौरन बाद रिंस करना चाहिए अच्छे से। ठीक है। अगर आप घर पे मौजूद हैं तो आप बगैर पेस्ट के ब्रश हल्का फुल्का घुमा लें। बिल्कुल। आप दफ्तर में हैं तो आप रिंस अच्छे से करें। फ्लॉसिंग वगैरह लोग अमूमन लोगों के बीच में बैठ के सोशली बैठ के या टूथपिक ज़रा सोशली हो भी जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें रिकमेंडेड हैं, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ की नुकसानदेह होती है। बिल्कुल। जैसे माउथ वॉश का हमने देखा है बहुत ज़्यादा आजकल रिवाज बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उससे और ड्राइनेस, तो उस पर थोड़ी सी बात करें हम कि हाँ जी, इस पे कर लेते हैं। पहले हम टूथपिक वाले मौजूद को थोड़ा सा रैप अप कर लें। टूथपिक पॉकेट्स को डीप करता है गम्स की ना, तो फूड स्टैग्नेशन बढ़ती है, तो फ्लॉसिंग ज़्यादा बेहतर है। फ्लॉस के अलावा आजकल मार्केट में डेंटल टेप भी अवेलेबल है, वो फ्लॉस की बजाय ज़रा टेप फॉर्म में होती है। अच्छा। उसकी जगह और इम्प्रोवाइज चीज़ आजकल वाटर जेट्स आ गए कि पानी के स्प्रेज आप करीब लाके, वो थोड़े महंगे हैं। अच्छा। अगर आपका कोई बाहर रहता है तो उसको ज़रा सा 6-7 हज़ार की एक डिवाइस मिलेगी। यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ बड़े स्टोर्स पे मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। जो मशहूर स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाती है, उनकी काउंटर्स पे अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं, जैसे आजकल हमने देखा है यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा पान गुटखा या सौंफ खाना भी आपने देखा है एट टाइम्स बहुत ज़्यादा देर तक वो दांतों में जमा रहती है, तो उससे नुकसान होता है। इसको थोड़ा सा एड्रेस करें इस चीज़ को। टोबैको जो है ना वो बहुत नुकसानदेह है। टोबैको को देखा गया है कि जो भी उसका रूट है ना, वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ वो कोई ना कोई असर अपना छोड़ती है। बिल्कुल। एक स्मोक्ड टोबैको है जिसको हम सिगरेट, बीड़ी, सिगार की फॉर्म में देखते जानते हैं, और दूसरी च्यूएबल फॉर्म ऑफ टोबैको है तंबाकू की, जिसमें मावा, गुटखा, छालिया सुपारी और इस किस्म की दीगर चीज़ें। जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुंह के कैंसर, अगर वो च्यूएबल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं जो कि चबा के इस्तेमाल की जाती है, तो पेट में भी कैंसर, गले का सरतान। जो लोग स्मोक्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वो ये जानते हैं कि फेफड़ों की खराबी, प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दुश्वारी, COPD, और इन जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी एग्रेसिवनेस, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और एक दफ़ा किसी को ये हो जाए, खुदा ना खास्ता ये बीमारी, किसी भी किस्म का मुंह का सरतान, ख़ास तौर पे अगर हम बीइंग अ डेंटिस्ट या ओरल कैंसर्स की अगर हम बात करें जो हमारा मेन डोमेन है, तो मुंह का सरतान एक फैमिली, अच्छा ये इस्तेमाल भी और ये अमूमन होता भी उन लोगों को है जो कि नॉन अफोर्डिंग क्लास से होते हैं, जो लो हमारा तबका है, और उनकी फैमिली इनकम या अपनी पर्सनल इनकम भी इतनी नहीं होती कि वो इसके इलाज को अफोर्ड कर पाए। और इसके बाद की प्रॉब्लम, एक तो इसका इलाज लाखों में, और इसके इलाज के बाद आपकी चेहरे की सूरत हाल बिगड़ जाती है। हमने देखे हैं कि किस तरह से लोग जो है मतलब पानी पीना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोशली कन्फाइन हो जाते हैं, आप इकोनॉमिकली कन्फाइन हो जाते हैं, लोग आपको रखना नहीं चाहते जॉब पे आपकी चेहरे की तब्दीली की वजह से। और आप इसमें लोग 300-400 रुपये, और ऐसे तबके से लोग होते हैं कि आप उनसे पूछे कि तुम कमाते कितने हो, तो वो सारी शायद अपनी इनकम इन चीज़ों पे लगा रहे होते हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने बच्चों को पढ़ाते हो, तो कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन वो 9-10 हज़ार रुपये महीना इन चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक डिलेमा है सोसाइटी का, इस पे हमें बहुत सोचना चाहिए, और इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो किस तरह हम आम लोगों को ये बात बताएं कि ये कितना फैमिली के लिए भी, और क्योंकि जो बात की डिफ़िकल्ट आपने बताया है ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशन इसका बहुत लंबा होता है, उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स हमने देखे हैं किस तरह से सफ़र करते हैं, और बिल्कुल पानी पीना तक उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सफ़र कर जाती है ना। अमूमन मर्द हजरात, वो किसी का बेटा होगा या बाप होगा या हस्बैंड होगा, अगर वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है या बच भी जाता है, तो वो उस पूरी फैमिली को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें पहले ही इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर साहब माउथ वॉश के हवाले से कि माउथ वॉश जो हैं आजकल हमने देखा है बहुत ज़्यादा यूजेज उसका बढ़ता जा रहा है, तो आप बताएं, आप रिकमेंड करते हैं?
जी रेकमेंड करते हैं। माउथ वॉशेस दो किस्म के होते हैं, एक रेगुलर यूज़ के होते हैं और एक मेडिकेटेड होते हैं। ठीक है। मेडिकेटेड माउथ वॉश दवाई की तरह है, ठीक अगर है। डॉक्टर ने आपको 2 हफ्ते के लिए दिए हैं तो 2 हफ्ते आपने इस्तेमाल करने, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार हमने देखा है मरीज आता है कहते हैं डॉक्टर आदत मैं तो बना 2 लेते महीने हैं। से इस्तेमाल बिल्कुल, कर रहा हूँ, बिल्कुल। 2 साल बाद मरीज आते कहते हैं भाई हमने तो उस पर 2 हफ्ते लिखा था या 2 महीने लिखा था मेडिकेटेड टूथपेस्ट या माउथ वॉश के लिए, उसके बाद आपको उसको क्विट करना। नहीं डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। नहीं जी, वो आपके ओरल फ्लोरा को Damage डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल। आपकी ओरल हेल्थ को खराब करने में भी वो किरदार अदा कर सकता है। तो आप उसको बेहतर है दवाई की तरह इस्तेमाल करें जब तक डॉक्टर ने उसको तजवीज़ किया है। जो रेगुलर यूज़ किए और आमतौर पे लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको भी बिल्कुल रेगुलर नहीं करना चाहिए। उसको भी हफ्ते में 3-4 दिन आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। उसको ऐसे ना रखें कि आपने उसको दिन में 2 दफ़ा 7 डेज अ वीक लाजमी इस्तेमाल करना है, या कुछ भी खाया उसके बाद आपने उसी से हाँ, गोली मतलब करनी है। आदत नहीं बनानी। आदत नहीं बनानी है। बिल्कुल। अच्छा, एक कोई ऐसा मैसेज हमारी आम आवाम के लिए अवेयरनेस कि किस तरह से दांतों की सफाई के हवाले से हमें क्या क्या कुछ ऐसी टिप्स आप शेयर कर दीजिए और यहीं पे फिर हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी लोग ये समझते हैं कि ब्रश जो है नाश्ते के पहले करना चाहिए, सही तरीका नाश्ते के बाद करने का है और रात को सोने से पहले। अगर यही अमल सही से कर लिया जाए तो बहुत सारी दांत की और मुंह की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, होंगी नहीं। और अपने खाने पीने में केयर करें, ऐसी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें जिनसे आपके दांत डैमेज हो सकते हैं, जैसे छालिया सुपारी या मुंह में कोई चीज़ पेन वगैरह लेके रखना। और डॉक्टर्स को रुजू करें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत सस्ते में भी आप एक डेंटिस्ट को रुजू कर सकते हैं। ऐसे इदारे भी हैं जो कि जहाँ या तो कोई फीस नहीं है या 50 रुपए फीस है। अगर कोई डेंटिस्ट आपको ये लगता है कि वो ये इसलिए कह रहा है कि 3 महीने बाद दिखाओ और 6 महीने बाद सफाई करवाओ कि वो पैसे बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं समझें, आप अपनी हेल्थ को टेकअप करें। बिल्कुल, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। हेल्थ सॉल्यूशन में डॉक्टर साकिब मिन्हास अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन अगर इनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और फिज़िकली आप अगर इनको दिखाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ने बताया इनके क्लिनिक, वो हम इनसे कॉल के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हेल्थ सॉल्यूशन ऐप जिसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जाए। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, और अगर आप डॉक्टर साकिब से पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।